जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे हाइट पर होने वाले वॉर के बारे में। क्योंकि वॉर तो काफ़ी सारे तरह के हो चुके हैं और बहुत सारे तरह के वॉर्स हो भी चुके हैं, पर आज जिस वॉर की हम बात करने वाले हैं वो होगा दुनिया के सबसे ऊंचे वॉर जोन के ऊपर, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर। -30 डिग्री के टेम्परेचर में हमारी इंडियन आर्मी ने अपने सेक्रीफाइसेस दिए थे सियाचिन को हमारे कंट्रोल में लाने के लिए। तो आज हम इसी ऑपरेशन मेघदूत के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारी आर्मी ने सियाचिन ग्लेशियर पर अपना दावा मजबूत किया और उस पर आज भी हमारी मिलिट्री कैसे स्टेशन है, और इसको लेकर आज हमारी सरकार की करोड़ों रुपए एक दिन में खर्च होते हैं सियाचिन के ऊपर अपना मेंटेनेंस करने के लिए, आर्मी का मेंटेनेंस करने के लिए। तो आइए पहले जानते हैं सियाचिन की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, कि सियाचिन स्ट्रैटेजिकली क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आखिर क्यों हमारे जवानों को -30 डिग्री के टेम्परेचर में भी वहाँ पे स्टेशन रहना पड़ रहा है और वहाँ पे अपना जो कंट्रोल है वो करना पड़ रहा है, आखिर क्या जरूरत है इसकी। आइए इस वीडियो में जानते हैं सियाचिन की पहले स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। दोस्तों सियाचिन जो है, आप अगर आप इसकी ज्योग्राफी पे एक ध्यान देंगे तो सियाचिन लोकेटेड है नॉर्दर्न लद्दाख में। लद्दाख के जो हमारी यूनियन टेरिटरी लद्दाख है उसके नॉर्दर्न हिस्से में लोकेटेड है सियाचिन। अब अगर आप सियाचिन की ज्योग्राफी को ध्यान से देखें तो इस साइड आता है गिलगित बाल्टिस्तान, जिसमें पाकिस्तान ने अपना इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है। इस साइड आता है चाइना, इंडिया चाइना का बॉर्डर यहाँ से शुरू होता है और नीचे आता है लद्दाख, और ऊपर आती है काराकोरम पास, काराकोरम रेंजेस हैं वो ऊपर आते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो सियाचिन एक तरह से सैंडविच बना हुआ है, पर दोस्तों सैंडविच कोई दबा हुआ सैंडविच तो है नहीं, क्योंकि सियाचिन काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है। सियाचिन पे कंट्रोल मतलब ये जो पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान है, ये जो चाइना का बॉर्डर है, सिंजियान प्रांत है, नीचे जो इंडिया का लद्दाख है, इन सब पर हम काफ़ी अच्छे तरीके से नज़र रख सकेंगे, क्योंकि सियाचिन की हाइट ही ऐसी है। और इसी वजह से सियाचिन एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इस तरह हम सेंट्रल एशिया में भी नजर रख पाएंगे। दोस्तों सियाचिन इसी वजह से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और इसका जो मेन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस वो ये है कि ऊपर पड़ता है पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर, और सियाचिन की हाइट पर है, तो इस हाइट का हम फायदा उठाकर चाइना और पाकिस्तान के पढ़ने रख सकते हैं कि दोनों क्या हरकतें कर रहे हैं हमारी पीठ पीछे। तो इसी वजह से सियाचिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हम इंडियंस के लिए। दोस्तों बात करते हैं कि आखिर इंडिया ने इसे अपने कंट्रोल में लाया कैसे, क्योंकि पहले ये किसी कंट्रोल में नहीं था। आज़ादी के बाद ये एक तरह से मतलब अनऑक्यूपाइड एरिया था, आइसोलेटेड एरिया था, यहाँ पर किसी का ऑक्यूपेशन था ही नहीं, ना इंडिया का था, ना चाइना का था, ना पाकिस्तान का था। दोस्तों बात है सन 1965 की, जब इंडिया के उस टाइम के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल अयूब खान ताशकंद में मिलते हैं 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। दोस्तों जो दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं ये साइन करते हैं ताशकंद एग्रीमेंट पर। दोस्तों जो ताशकंद एग्रीमेंट था ये बेसिकली यही था कि 1947 के इंडिया पाक वॉर के बाद जो सीज फायर लाइन खींची गई थी उसको बदलकर अब LOC कर दिया जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। पर दोस्तों इसकी खामी ये थी एग्रीमेंट की कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल थी, आप मैप में देख सकते हो, वो सिर्फ NJ 9842 तक ही खींची गई थी, और ये जो NJ 9842 है ये सियाचिन का निचला हिस्सा है। सियाचिन नहीं है, सियाचिन के साउथ में पड़ता है NJ 9842, यानी कि इस पॉइंट के आगे सियाचिन शुरू होता है। यानी कि ताशकंद एग्रीमेंट में सिर्फ NJ 9842 तक की लाइन डिमार्केटेड की गई थी, मार्क की गई थी। उससे कि जो सियाचिन ग्लेशियर था वो पेश हुआ ही नहीं था, सियाचिन को एक तरह से अनऑक्यूपाइड टेरिटरी माना गया था। तो इंडिया ने भी कहा कि ठीक है अनऑक्यूपाइड टेरिटरी रहने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस हैं इस सियाचिन पे। गर्मी के दौरान यहाँ पे टेम्परेचर एवरेजली -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और सर्दियों में तो आप बात छोड़ ही दो, -50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। एक तरह से आप समझो आप नॉर्थ पोल पे चले गए, सियाचिन में वैसा ही रहना सर्दियों के दौरान, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बर्फबारी ऑलमोस्ट हर दिन होती है इधर सर्दियों के दौरान सियाचिन के ऊपर, गर्मियों में भी हो ही जाती है बर्फबारी। दोस्तों अब बात होती है बाद में 1974 के बाद की, जब पाकिस्तान अपने काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस अपना जो सियाचिन है उसको दावा मजबूत करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपीडिशंस भेजना शुरू कर देता है सियाचिन के ऊपर। इंडिया ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई पहले तो आपने कुछ कहा नहीं इस सियाचिन को लेकर, और अब आप कैसे एक्सपीडिशन भेज रहे हो इस अनऑक्यूपाइड टेरिटरी के ऊपर, आखिर आप भेज कैसे रहे हो? क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो इंडिया का हिस्सा आना चाहिए, क्योंकि सियाचिन लोकेटेड है नॉर्दर्न लद्दाख में, और नॉर्दर्न लद्दाख आता है लद्दाख में, और लद्दाख किसके कंट्रोल में है? इंडिया के कंट्रोल में है, और इसलिए सियाचिन बेसिकली इंडिया के पास आना चाहिए। पर ऐसे तरीके से जुबानी बहस छिड़ती रहती थी 1974 के बाद, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ फिजिकली वहाँ पर होता नहीं था, पाकिस्तान चुपचाप अपनी एक्सपीडिशन भेजता था। अब इसी को लेकर इंडियन आर्मी भी तय करती है कि पाकिस्तान अब एक्सपीडिशन भेज ही रहा है तो क्यों ना हम भी भेजें फिर सियाचिन के ऊपर एक्सपीडिशन। अब इसी को लेकर चुना जाता है जनरल नरेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट नरेंद्र कुमार, जो कि उस टाइम लेह में सिचुएटेड माउंटेन वॉरफेयर स्कूल के हेड भी थे, जो हमारे सोल्जर्स को ट्रेनिंग देते थे माउंटेन वॉर्स की।
क्योंकि ये खुद फिजिकली काराकोरम रेंजेस, माउंटेन एवरेस्ट जैसी बड़ी बड़ी चोटियों पर फतह पा चुके थे, वहाँ पे चढ़ चुके थे। इसलिए इनको माउंटेन क्लाइंबिंग और माउंटेन वॉरफेयर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए इनको चुना जाता है सियाचिन पर जाने के लिए। और ये सियाचिन में अपने एक्सपीडिशंस करके आते हैं, फोटोग्राफीज लेते हैं, वीडियोग्राफीज लेते हैं और मैप्स बनाते हैं। अब इनके सपोर्ट में ही 6 अक्टूबर 1978 को पहली बार चेतक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी सियाचिन पर कर दी जाती है। अब दोस्तों यही है ना कि ऐसे छोटे मोटे एक्सपीडिशन चलती रहती है, पर हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को एक महत्वपूर्ण खबर हाथ में लगती है। वो अपने ड्रोन मिशन के दौरान उनको एक मैप हासिल होता है, और वो मैप हासिल होता है कि पाकिस्तानी सोल्जर के द्वारा, जो पाकिस्तानी आर्मी का मैप होता है। अब उस मैप में क्या दिखाया गया है कि पाकिस्तान की जो टेरिटरी है वो सियाचिन के पार जा रही है, सियाचिन तक पाकिस्तान टेरिटरी दिखाई जा रही है, यानी कि सियाचिन पाकिस्तान का हिस्सा इस मैप में दिखाया गया था। अब इसको लेकर एक और हड़कंप मच जाता है और इंडियन आर्मी तय करती है कि ये तो गलत है, वो ऑब्जेक्शन उठाती भी है। पर मैंने कहा ना ये ऑब्जेक्शन छूटते रहते थे, मतलब बंद होते रहते थे, ऑब्जेक्शन कोई इग्नोर ही करते थे। अब इसको लेकर इंडियन आर्मी ऑब्जेक्शन उठाती भी है, पर मेन जो बात शुरू होती है वो शुरू तब होती है जब 1984 में पाकिस्तान ने एक जापानीज एक्सपीडिशन को मई 1984 में सियाचिन पर एक्सपीडिशन करने की मंजूरी दे दी। और इसी को लेकर इंडियन आर्मी के पास जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हाथ में लगती है इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कि पाकिस्तान अब सियाचिन पर अपनी मिलिट्री स्टेशन करने वाला है। कब? 17 अप्रैल 1984, यानी कि जापानीज एक्सपीडिशन होगा मई में, और इससे पहले ही पाकिस्तान अपनी मिलिट्री स्टेशन कर देगा कहाँ पे? सियाचिन पे। क्योंकि इससे पहले किसी ने अपनी मिलिट्री स्टेशन नहीं करी थी, ना तो इंडिया ने करी थी ना पाकिस्तान ने करी थी। इंडियन आर्मी भी अपनी तय करती है कि हम भी अब ये स्पेशल कपड़े मंगाएंगे सियाचिन में जाने के लिए, और सियाचिन पर पाकिस्तान के आने से पहले अपनी मिलिट्री स्टेशन खरीदेंगी। इसको लेकर जो नरेंद्र कुमार जी होते हैं वो खुद लंदन जाते हैं कपड़ों की तहकीकात करने, क्योंकि उस टाइम के जो सियाचिन के लायक कपड़े हैं वो इंडिया में बनते नहीं थे, जो सियाचिन में सूटेबल है। क्योंकि हम नॉर्मल कपड़े पहन के तो -30 डिग्री के टेम्परेचर में जा नहीं सकते, इसलिए ये कपड़े लंदन नॉर्वे ऑफ इंडियन में ही बनते थे उस टाइम पे। तो वो लंदन उस कंपनी के पास जाते हैं जो ये कपड़े बनाती है, पर कंपनी का आदमी उनको मना कर देता है कि हम इंडियन आर्मी के लिए कपड़े नहीं बना सकते। जब वो बातों बातों में उनसे रीज़न पूछते हैं कि वो क्यों नहीं बना सकते, तो उनको एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात पता चलती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का बल्क का ऑर्डर 105 कपड़ों का ऑर्डर ऑलरेडी हमारी कंपनी के पास आए हुआ है, और हम यही ऑर्डर कंप्लीट कर पाने में मुश्किल पा रहे हैं, तो अब इंडिया का ऑर्डर कैसे कंप्लीट करेंगे। इसको लेकर वो काफ़ी निराश हो जाते हैं और इंडिया आके ये बात बताते हैं। और इसी को लेकर न्यू दिल्ली में कैबिनेट की बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है उस टाइम की इंदिरा गांधी के अंडर में सियाचिन की ऑक्यूपेशन को लेकर, और ये डिसाइड किया जाता है कि अब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के 17 अप्रैल से पहले ही 13 अप्रैल को अपने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करेगी और सियाचिन पे जगह जगह पर अपनी पोस्ट बनाएगी और पाकिस्तानी आर्मी को काउंटर करेगी सियाचिन। अब इसी के तहत ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च करा जाता है इंडिया की कैबिनेट मीटिंग में, और 9 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी अपने बुलन के जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, उस टाइम स्पेशल कपड़े तो मिल नहीं पाए कंपनी से, तो अपने नॉर्मल कपड़ों में मार्च करना शुरू कर देते हैं सियाचिन के ऊपर। 4 दिन के कठिन मार्च के बाद, जिसमें बर्फीले तूफान, ब्लू विजिबिलिटी में ये लोग मार्च के दौरान कम पानी कम खाने में मार्च के दौरान पहुँच जाते हैं सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर अपने जो है बेसिस बनाने शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों 17 अप्रैल को जब पाकिस्तानी आर्मी आती है तो इंडियन आर्मी काउंटर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी आर्मी को बर्फ चटा देती है और पाकिस्तानी आर्मी को रिटालिएट करना पड़ता है, हार जाते हैं हमें, ठीक है। अब आप ये समझ सकते हैं कि इंडियन आर्मी कितनी ब्रेव है, कितनी नीडर है। ढंग के कपड़े ना होने के बावजूद भी हमारे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी जो कि ढंग के कपड़े पहन के आई थी सियाचिन के हिसाब से, उनको धूल चटाती। कितनी ब्रेव है, कितनी मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही धन्य है हमारी इंडियन आर्मी की, हमको इंडियन आर्मी जैसी आर्मी में मिली है। हमको धन्य होना चाहिए हम सिटीजन्स को कि आज भी हमारी इंडियन आर्मी सियाचिन जैसे इलाके पर स्टेशन दे हमारी सुरक्षा के लिए। आई सैल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी, थैंक यू। तो दोस्तों पाकिस्तान को धूल चटा दी जाती है और ऑपरेशन मेघदूत एक तरह से सक्सेसफुल रहता है, पर यह सिर्फ 1987 तक ही रहता है कि सियाचिन के ऊपर पीस मेंटेन करा जाता है वो दोनों कंट्रीज के द्वारा। पर 1987 की शुरुआत में फिर से ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, जी हाँ दोस्तों, ये वही घटिया इंसान है जिसने 1999 में तख्ता पलट करके पाकिस्तान में इंडिया के साथ युद्ध छेड़ दिया था कारगिल का, और वहाँ पे भी मुक्की खाई थी। अब देखना यहाँ पे भी मुक्की ही खाएंगे, देखना दोस्तों। इसकी ये जो आदमी है ये प्लान बनाता है कि हम फिर से सियाचिन के ऊपर कब्जा पाएंगे। अब वो कैसे पाएंगे? हम सियाचिन की ज्योग्राफी का इस्तेमाल करके कब्जा पाएंगे। अब इसके लिए इसके वजह की मैं आपको ये बात आगे बताऊँ। पहले सियाचिन की थोड़ी ज्योग्राफी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैप,
सियाचिन एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया सियाचिन की स्ट्रैटेजी के। सियाचिन की ज्योग्राफी देखिए, सियाचिन का जो वेस्टर्न हिस्सा है उसको हम कहते हैं साल्टोरो रिज। अब ये जो साल्टोरो रिज है दोस्तों, साल्टोरो रिज के बीचों बीच जो आता है वो आता है बिला फोंडला। बिला फोंडला बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है क्योंकि बिला फोंडला पे ऑक्यूपेशन मतलब पूरे सियाचिन पे नजर रखी जा सकती है बिला फोंडला के पीक के द्वारा। तो दोस्तों बिला फोंडला के ऊपर लोकेटेड है सियाल और बिला फोंडला के नीचे लोकेटेड है ग्योंगला। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया ला का मतलब क्या होता है। दोस्तों ला का मतलब होता है पास, पहाड़ों के बीच में से निकलने वाला जो सेंट्रल रास्ता है, उसको हम कहते हैं पास। और ये ला का मतलब असल में पास से होता है, मतलब पहाड़ों के बीच में से निकलने वाला संकरा रास्ता। तो दोस्तों पाकिस्तान यानी मार्च करती है और बिला फोंडला के इंपॉर्टेंट इंडियन पोस्टर्स पर हमला कर देती है। अब वो पोस्ट पर हमला करती है और उस पर अपना कंट्रोल जमा लेती है, अपना कब्जा कर लेती है, क्योंकि उस टाइम इंडियन सैनिक तो थे ही नहीं, तो ये मौके का फायदा उठाते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। और बिला फोंडला की जो मेन इंडियन पोस्ट थी जहाँ से इंडिया के सैनिक नजर रखते थे आसपास के क्षेत्रों पर, उसका नाम रख देते हैं कायदे आजम पोस्ट। अब दोस्तों जब ये कायदे मतलब यहाँ तो अभी ठीक ही था, इंडिया आने को जब खबर पता चलती है तो वो सोचते हैं कि ठीक है भाई बच्चा है, उसने कब्जा कर लिया है, हम वापस छुड़ा ही देंगे, पाकिस्तान आने को कोई बड़ी बात थोड़ी है ना, तो वापस छुड़ा देंगे। पर बात यहाँ से तब बढ़ जाती है जब वो कायदे आजम पोस्ट का इस्तेमाल करते हुए हमारे आसपास की जो इंडियन पोस्ट थी जो पास में लोकेटेड थी, जिस पर उनका कब्जा नहीं था, वहाँ पर हमला करना शुरू कर देते उन पर कब्जा करने के लिए। जैसे उनमें से एक पोस्ट थी सोनम पोस्ट, जिस पर इंडिया के सैनिक तैनात थे उस टाइम, और जब पाकिस्तान को पता चलता है कि भाई ये पोस्ट पास में इस पर हमला कर दो, तो वो उस पर हमला कर देते हैं। और इसी के तहत 18 अप्रैल 1987 को सोनम पोस्ट पर तैनात 6 हमारे इंडियन जवान शहीद हो जाते हैं। इसको लेकर अब एक गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है, और ये तय किया जाता है कि अब इस कायदे आजम पोस्ट पर हमला करके इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो क्या लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और उनकी टुकड़ी तैयार होती है। 23 मई को अर्ली मॉर्निंग वो मार्च करना शुरू करते हैं बिला फोंडला के पाकिस्तानी ऑक्यूपेशन को रोकने के लिए। अब दोस्तों कुछ घंटों के मशक्कत के बाद एक बर्फीला तूफान भी रहता है और प्लस 80 डिग्री की फिसलन बड़ी चढ़ान भी होती है। तो ये मुश्किल कठिनाई पार करके आखिर कुछ घंटों बाद ये कायदे आजम पोस्ट से सिर्फ कुछ 500 मीटर की दूरी पर होते ही है कि अब इनके साथ एक बड़ी मुश्किल आ पड़ती है। मुश्किल क्या होती है कि एक 500 मीटर लंबी पतली बर्फ की दीवार होती है, ठीक है, आप इमेजेस में देख सकते हो। ये इस बर्फ की जो दीवार होती है इसके दोनों साइड में खाई होती है, एक तरफ से ब्रिज होता है ये बर्फ का पतला सा ब्रिज, जिसके ऊपर हमारे इंडियन सैनिकों को चलना रहता है, और अगर यहाँ से कोई नीचे गिरा तो फिर वो बस गया। इतनी कठिनाई थी, 500 मीटर लंबी बर्फ की दीवार होती है जिस पे इनको चलना पड़ता है। तो ये रस्सियाँ बांधते हैं और चलना शुरू करते हैं और पहुंच भी जाते हैं, चल भी जाते हैं। इतने ब्रेव है कि ये इस 500 मीटर की पतली सी बर्फ की दीवार पर चल भी जाते हैं और पहुंच भी जाते हैं उस कायदे आजम पोस्ट के पास में। पर जैसे ही पास पहुंचते हैं पाकिस्तान घबरा जाते हैं और घबराहट में हमारे इंडियन सैनिकों पर ये हमला कर देते हैं। रिजल्ट के तौर पर हमारे जो लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी होते हैं और सहित 11 सैनिक वहीं पर शहीद हो जाते हैं। अब राजीव पांडे की जो यूनिट थी उसके अंदर गुस्सा और बढ़ जाता है कि अब तो कैसे भी करके हमको इन पाकिस्तानी रेंजर्स को सबक सिखाना है और धूल चटानी है। तो इसको लेकर फिर से ऑपरेशन राजीव का गठन किया जाता है और ऑपरेशन राजीव को 23 जून को शुरू किया जाता है। और दोस्तों राजीव पांडे की जो यूनिट होती है उसमें से सिर्फ 2 सैनिक बचते हैं जो भाग निकलने में कामयाब रहते हैं। और जब वो भाग के अपनी यूनिट में ये सब बातें बताते हैं तो राजीव पांडे की यूनिट के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा भर जाता है कि अब तो कैसे करके इन पाकिस्तानी रेंजर्स को सबक सिखाना ही है ना, आखिर ऐसे कैसे वो हमारे इंडियन सोल्जर्स को मारते रहेंगे उस कायदे आजम पोस्ट का इस्तेमाल कर। तो इसको लेकर फिर से एक ऑपरेशन का शुरू गठन किया जाता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन राजीव। राजीव पांडे जी के नाम पर ये ऑपरेशन शुरू किया जाता है और ऑपरेशन राजीव को शुरू किया जाता है 23 जून 1987 को इंडियन आर्मी के द्वारा। जो पहले मार्च चल जाते हैं वो टुकड़ी जाती है मेजर वीरेंद्र सिंह की। अब दोस्तों मेजर वीरेंद्र सिंह एक अधिकारी, 3 जूनियर कमांडर्स और 57 सैनिकों के साथ मेजर वीरेंद्र सिंह जो मिशन कमांडर थे वो मार्च करना शुरू करते हैं बिला फोंडला के उस पीक पर यही होता फिर से कि दुश्मन जो पाकिस्तानी रेंजर्स है वो उनकी यूनिट के आते हुए देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसमें मेजर वीरेंद्र सिंह सहित उनके काफ़ी सारे सैनिक गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और उनको मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। अब दोस्तों फिर से ऑपरेशन शुरू किया जाता है सूबेदार हरनाम सिंह के द्वारा। हरनाम सिंह काफ़ी जोशीले सैनिक थे और दोस्तों जो सूबेदार हरनाम सिंह होते हैं उनकी टुकड़ी को आते हैं पाकिस्तानी रेंजर्स देख लेते हैं, वो फिर से घबरा जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं सूबेदार हरनाम सिंह की टुकड़ी पर और वो फिर से उनको रिटेलिएट करना पड़ता है। अब इसी बीच तीसरा ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं सूबेदार संसार सिंह,
ठीक है, जो 25 जून को निकलते हैं अंधेरी सुबह में, और इनका मिशन थोड़ा सक्सेसफुल रहता भी क्योंकि ये उस पॉइंट तक एक्चुअली पहुंच जाते हैं जहां पर राजीव पांडे जी ने अपनी रस्सियां बांधी थी। और जब ये उन रस्सियों के सारे आगे बढ़ने ही वाले होते हैं तब इनका जो कांटेक्ट होता है, जो सिग्नल होता है इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर से, वो टूट जाता है और उनको अपना मिशन अबॉर्ट करना पड़ता है। अब इसी भी जाते हैं सूबेदार बाणा सिंह दोस्तों। तो जो बाणा सिंह सूबेदार बाणा सिंह थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस माउंटेनियर थे। उनको माउंटेन वॉर से काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था, बिल्कुल एकदम नरेंद्र कुमार की तरह, लेफ्टिनेंट नरेंद्र कुमार थे उनकी तरह इनको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था माउंटेन वॉरफेयर का। तो ये आते हैं, अपनी टुकड़ी तय करते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ये भी अल सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग में निकलते हैं और लगभग दोपहर के 11:30 मतलब सुबह के 11:30 बजे तक ये पहुंच जाते हैं उस पॉइंट पर जहां पर राजीव पांडे जी ने अपनी रस्सियां बांधी थी उस 500 मीटर लंबी पतली सी दीवार को क्रॉस करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ से इनको पता था कि अगर मैं सीधे सीधे आगे चला जाऊंगा अपनी टुकड़ी के साथ तो पाकिस्तानी रेंजर्स फिर से हमको देख लेंगे और हम पर गोलाबारी शुरू कर देंगे। इसको प्रिवेंट करने के लिए वो इस बार जमीन के ऊपर लेटते हुए जाते हैं और चुपके चुपके निकलते हैं आगे, जमीन के ऊपर लेटे 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जो जमीन के लेटे लेटे आगे बढ़ते हैं और इस तरह ये जो प्लान है काफ़ी सक्सेसफुल रहता है क्योंकि वो उस दीवार को क्रॉस कर लेते हैं और कायदे आजम पोस्ट से सिर्फ कुछ दूरी पर एक बंकर मौजूद था जो खाली पड़ा था, उस बंकर पे जाके बैठ जाते हैं चुपचाप। इंडियन आर्मी की जो टुकड़ी है वो उनके पास के बंकर में आके बैठ चुकी है। अब इसी बीच उनको पता जब चलता है, जो सूबेदार जो बाणा सिंह होते हैं वो अपना एक ग्रिंड फेंकते हैं कहाँ पर, कायदे आजम पोस्ट के एंट्रेंस पे। यही होता है कि जो चार पाकिस्तानी सैनिक जो बैठे थे वो मारे जाते हैं। अब दोस्तों जो सूबेदार बाणा सिंह होते हैं वो एकदम स्नो लेपर्ड की तरह हमला करना शुरू करते हैं। मतलब धीरे धीरे पहले उनकी एक टुकड़ी जाती है, फिर पीछे से एक टुकड़ी आती है, पीछे से एक टुकड़ी आती है, ऐसे करके रात को 9 बजे तक इंडिया पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं उनके बीच में फायरिंग चलती रहती है। और रात को 9 बजे सूबेदार बाणा सिंह अपने मिशन हेडक्वार्टर्स में फ़ोन करते हैं और खुशखबरी देते हैं कि उन्होंने कायदे आज़म पोस्ट पर अपना कंट्रोल है वो स्टैब्लिश कर दिया है और पाकिस्तानियों को मार दिया है और उनका जो कंट्रोल है वो स्टैब्लिश हो गया है। और फिर वो जो कायदे आज़म पोस्ट थी उसका नया नाम रख दिया जाता है राजीव पोस्ट, क्योंकि राजीव पांडे जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी था उसके ऊपर, उनकी शहादत हो गई थी उस पोस्ट की वजह से। उस पोस्ट का नाम आज भी राजीव पोस्ट है जहाँ पर इंडियन आर्मी स्टेशन है बिलापोंडा के पास। और इसी तरह जो ऑपरेशन राजीव था वो एक काफ़ी सक्सेसफुल रहता है सूबेदार बाणा सिंह और की टुकड़ी की वजह से। इसको देखते हुए 1980 गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के दिन सूबेदार बाणा सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, सूबेदार संसार सिंह और हरनाम सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और मेजर वीरेंद्र सिंह, 2 लेफ्टिनेंट राजीव पांडे और 5 अन्य सैनिकों को भी वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह जो ऑपरेशन जो राजीव है और ऑपरेशन मेघदूत आज भी लोगों के जो इंडियन आर्मी के जहन में ये जिंदा है, क्योंकि इससे ज़्यादा खतरनाक इंडियन आर्मी का ऑपरेशन आज तक कोई हुआ ही नहीं है। क्योंकि एक तरफ इंडियन आर्मी का जो दुश्मन था वो पाकिस्तानी सैनिक भी थे और प्लस मौसम भी दुश्मन था। तो इंडियन आर्मी ने कैसे भी करके मशक्कत के लिए आखिरकार उस सियाचिन ने कब्जा कर दिया, मतलब अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया और आज सियाचिन हमारी कंट्रोल में है। और इसलिए हमारी इंडियन आर्मी को हमारा बहुत बहुत थैंक यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।